नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्ष जानी कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। ऐसे सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट माता सरस्वती को याद करके उनकी प्रार्थना कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन 10वां हम लोगों का जो चालू था, जिसका नाम था अंदाज पत्र, उसके अंतर्गत हमने अंदाज पत्र का अर्थ, अंदाज पत्र के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारी का समावेश होता है, अंदाज पत्र के उद्देश्य कौन कौन से हैं, अंदाज पत्र के प्रकार, संतुलित अंदाज पत्र और असंतुलित अंदाज पत्र। संतुलित अंदाज पत्र के अंतर्गत उसकी लाभ और हानि। असंतुलित अंदाज पत्र के अंतर्गत 2 प्रकार, लाभ का और घाटे का। उसमें भी लाभ के अंदाज पत्र की लाभ हानि और घाटे के अंदाज पत्र की भी लाभ हानि, मतलब बचत के अंदाज पत्र की भी लाभ हानि। इनके बारे में हमने जानकारी ली। अंदाज पत्र के खातों के जो प्रकार है, महसूली खाता, पूंजी खाता, महसूली खर्च और पूंजी खर्च वगैरह की जानकारी भी हम लोगों ने ली। उसके बाद भारत में जो त्रिस्तरीय अंदाज पत्र प्रस्तुत किया जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के द्वारा, उनका भी नमूना के तौर पर हमने मॉडल देखा। ये केंद्र सरकार का है। उसके बाद हम लोगों ने मतलब विकास लक्ष्य और गैर विकास लक्ष्य खर्चों के बारे में भी देखा था, ये राज्य सरकार का अंदाज पत्र है। और उसके बाद ये स्थानीय सरकार मतलब म्यूनिसिपालिटी, कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत वगैरह का ये अंदाज पत्र आप लोगों को मैंने समझाया। उसके बाद पंचायत क्या होता है, पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं, पंचायत के आय के स्रोत कौन कौन से हैं वगैरह जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की थी। और उसके बाद इस लेसन का अंतिम जो टॉपिक है वो अंदाज पत्र के घाटे के प्रकार, जिसमें 2 घाटे के प्रकार हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। जिसमें एक हमने देखा था महसूली घाटा और दूसरा देखा था अंदाज पत्रीय घाटा। ये दोनों की परिभाषा, सूत्र, उदाहरण और इसकी विशेषता, 4 मुद्दे इसके अंतर्गत आप लोगों को बनाने हैं। और किताब में भी सिंपल सी परिभाषा आप लोगों को दी है और उसके सूत्र भी आप मन से मतलब किताब के परिभाषा के आधार पर बना सकते हो। तीसरा घाटे का प्रकार है राजकोषीय घाटा। क्या होता है सर राजकोषीय घाटा? तो सरकार जब बाजार में से मौद्रिक ऋण प्राप्त करती है तो उससे पूंजी खाते की आय कहते हैं, परंतु वास्तव में यह एक प्रकार का कर्ज है। तो परिभाषा कहाँ है सर वो बताओ। अब परिभाषा चालू होती है कि सरकार का अंदाजपत्रीय घाटा और सरकार को बाजार से प्राप्त होने वाले ऋण, इन दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। मतलब अंदाजपत्र में जो घाटा हुआ है वो, और सरकार ने उस घाटे को पूरा करने के लिए जो बाहर से उधार लिया है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। उसका सूत्र भी आप लोगों को नीचे दिया है कि राजकोषीय घाटा बराबर कुल खर्च माइनस कुल आय। कुल आय के अंतर्गत बाजार से प्राप्त कुल ऋण के अतिरिक्त अंदाजपत्र घाटा इसमें प्लस कर दिया जाता है। उसका उदाहरण आप हमसे भी तैयार कर सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है?
तो इसकी विशेषता ये है कि राजकोषीय घाटा अंदाजपत्र घाटे से हमेशा अधिक होता है। और चौथा जो प्रकार है वो प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा दिया जाए, राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान जब घटा दिया जाए और जो बचे उसको प्राथमिक घाटा कहा जा सकता है। सरकार ऋण के ब्याज के भुगतान का बोझ सर्जित करती है, परंतु यह बोझ वर्तमान के काम के कारण नहीं है, क्योंकि ऋण भूतकाल में लिया था और उसका ब्याज वर्तमान में उनको भरना है। तो जो घाटा हुआ है उनमें से ब्याज को घटा दिया जाता है राजकोषीय घाटे में से, और जो बच जाता है वो प्राथमिक घाटा माना जा सकता है। सर तो उसका सूत्र कैसे लिखेंगे कि प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। इस तरह से आप लोग 3 मुद्दे के द्वारा राजकोषीय घाटा भी पूरा कर सकते हो। मतलब 4 मुद्दे हो गए, महसूली घाटा, अंदाजपत्रीय घाटा, राजकोषीय घाटा और अंत में हमने देखा प्राथमिक घाटा। अब अंदाजपत्र की देश के अर्थतंत्र पर क्या असर होती है उनके बारे में यदि एक झलक प्राप्त करें तो अंदाजपत्र के द्वारा जो अर्थतंत्र को असर होती है वो 5 प्रकार की असर होती है। एक, पहली असर, आय को ध्यान में रखकर खर्च करने का प्रयास सरकार को मजबूर करता है और इस प्रकार सरकार वास्तव में राजकोषीय शिस्त, मतलब सरकार में अनुशासन आता है। किसके द्वारा? अंदाजपत्र के द्वारा। मतलब सरकार समझकर खर्चा करेगी, ये सबसे बड़ी असर मानी जाएगी। नंबर 2 कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच में मुद्राकीय वितरण आर्थिक और सामाजिक महत्व के स्तर पर होता है। इस प्रकार सरकार साधनों का न्यायपूर्ण वितरण करती है। मतलब दूसरा मुद्दा, एक, सरकार खर्चों के अंतर्गत अनुशासन का पालन करेगी अंदाजपत्र के आधार पर। दूसरा, सरकार साधनों का न्यायपूर्ण वितरण कर सकेगी। तीसरा, विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा के वितरण होने द्वारा जो पूंजी निवेश से संबंधित दिशा प्रदान करती है और कर द्वारा लोगों को उपयोग योग्य आय को प्रभावित कर मांग का, मतलब देश में होने वाली अलग अलग प्रकार की जो वस्तुओं की मांग है वो मांग के ऊपर भी नियंत्रण लाया जा सकता है। और चौथा जो है, कर और खर्च का संचालन कर अर्थतंत्र में मंदी और मुद्रास्फीति, मतलब मंदी और तेजी को नियंत्रण लाया जा सकता है। किसके द्वारा? अंदाजपत्र के द्वारा। और पांचवा, अंदाजपत्र द्वारा सरकार की योजना और उद्देश्य, उसके उद्देश्य के संदर्भ में वृद्धि और विकास को दिशा प्राप्त होती है। 5 असर होती है। 1, सरकार में अनुशासन आता है खर्च को लेकर। 2, सरकार साधनों का न्यायपूर्ण वितरण कर सकेगी। तीसरा, विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा के वितरण के द्वारा पूंजी निवेश को मतलब दिशा प्रदान होगी। चौथा, कर और खर्च का संचालन कर मंदी और मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जा सकता है। और लगभग 5वां और महत्वपूर्ण, सरकार अंदाजपत्र द्वारा सरकार की योजना और उद्देश्य के अंतर्गत वृद्धि भी होती है और विकास को दिशा भी प्राप्त होती है। इस प्रकार अंदाजपत्र की अलग अलग प्रकार की असर को आप देख सकते हैं। अंत तक आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।